हेलो एवरीवन। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि याओ और जियान दोनों इकट्ठे बैठे डिनर कर रहे थे और यहीं पर ही डिनर करते हुए याओ उससे इजाजत लेती है कि क्या मैं इस नए केस के बारे में आपसे कुछ डिस्कशन कर सकती हूँ, मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर जब वो चियान से बातें कर रही थी तो उसे रियलाइज होता है कि जैसे याओ का इस केस के साथ कुछ संबंध बन चुका है। उस एक्ट्रेस बाय के साथ लगता है कि इसे कोई इमोशनल अटैचमेंट हो गई है। वो उससे बोलने लगता है कि ये चीज बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स लाइफ में आएंगे, लेकिन वो इनोसेंट हैं या उनके साथ जुल्म हुआ था, इस बात से हमारा लेना देना कोई नहीं है। और वैसे भी तुम्हें कैसे लगता है कि उसका हस्बैंड बहुत बुरा इंसान था? क्या तुमने उनकी लाइफ के अंदर घुसकर उनको देखा है? तुम उनको नहीं समझ सकती। हर कोई अपनी जगह पर ठीक ही काम करता है। अगर तुम किसी केस के साथ सेंटिमेंटल हो गई तो इस तरह तुम अनप्रोफेशनल हो जाओगी और ये मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करता। वो इस बारे में डांटते हुए काफी रूड भी हो गया था। यहाँ पे बेचारी याओ का मूड काफी खराब हो जाता है और वो चुपचाप वहाँ से उठकर चली जाती है। उधर वो जून को पता चलता है कि चेंगशी और उसकी सिस्टर वो दोनों कल अम्यूजमेंट पार्क सैर करने के लिए जा रही हैं। तो उसके माइंड में भी एक शैतानी आइडिया आ जाता है। वो चाहता था कि याओ की जगह चेंगशी का साथ मैं दूं उस पार्क में। तो वो तुरंत ही मिलने के लिए जाता है चियान से, जो कि आर्चरी खेल रहा था। वो उसे कहता है कि कल लॉयर्स एसोसिएशन की मीटिंग है और इस इवेंट में आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए। ऑल्दो चियान कहता है कि तुम अच्छे से जानते हो मैं ऐसी जगहों पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसके कौन सा पैसे मिलते हैं। अब वो जून भी बहुत स्मार्ट था। वो जानबूझकर कहता है कि लॉयर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट जैंग वो कह रहा था कि हमारी फर्म से लाजमी किसी को आना होगा, क्योंकि फ्यूचर में होने वाली अप्रोचेस को लेकर बहुत यूजफुल हो सकता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना याओ को वहाँ भेज दूँ। और जैसा कि चियान अच्छे से जानता था कि याओ बिल्कुल सीधी सादी सी लड़की है, जबकि प्रेसिडेंट उसको वहां पर एक शो पीस बनाकर यूज ना करे, इस बात को लेकर वो काफी इनसिक्योर फील करता है और उससे कहने लगता है कि ठीक है, पहली दफा तुम्हारे बार बार कहने पर मैं मान जाता हूँ, कल मैं चला जाऊंगा। लेकिन साथ ही साथ वो जोन कहता है कि नहीं नहीं, वहां पर एक फीमेल और एक मेल दोनों लॉयर्स को जाना होगा, इसलिए याओ को भी साथ लेते जाना। अब जब याओ घर आती है तो उसके हाथ में एक बुके था, जो देखते ही चियान को लगता है कि शायद ये मेरे लिए लेकर आई है, लेकिन वो कहती है नहीं, कुछ गलत मत सोचना, मैं इसे घर को डेकोरेट करने के लिए लाई हूँ। अब यहाँ पर चियान उसे बताता है कि आज लॉयर्स एसोसिएशन का एक इवेंट है और 9 बजे हमें वहां जाना होगा। अब याओ की तो अपने सिस्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, लेकिन वो सोचने लगती है कि ऐसा मौका बार बार कहाँ मिलेगा, ये अपॉर्चुनिटी इतने बड़े इवेंट में जाने की मुझे हाथ से नहीं गंवानी चाहिए। अब वो अपनी सिस्टर को कॉल कर देती है और वो जो अम्यूजमेंट पार्क के बाहर उसका वेट कर रही थी, ऑफ कोर्स ये सुनकर एक दफा निराश तो होती है, लेकिन एक फोटो बनाकर वहां से निकलने की करती उससे पहले ही वो जो उसकी सेल्फी के अंदर एंटर हो जाता है। और यही तो उसका प्लान था। वो जानबूझकर याओ और चियान को उस इवेंट में भेज देता है और खुद उसके साथ आज का दिन बिताना चाहता था। जबकि दूसरी तरफ हमें चियान और याओ को दिखाते हैं। चियान तो उस पार्टी में बिल्कुल इस तरह से खड़ा हुआ था जैसे फिश आउट ऑफ वाटर हो। वो शायद इस तरह के इवेंट से पहले कभी नहीं जाता था और ना ही उसे पसंद था। एक्चुअली चियान को ज्यादा गुस्सा उस वक्त आता है जब उसे पता चलता है कि ये कोई प्रोफेशनल इवेंट नहीं है, बल्कि सिंगल लॉयर्स का आपस में मैच मेकिंग इवेंट है। ये देखते ही वो कॉल तो करता है वो जो उनको गालियां देने के लिए, लेकिन वो तुरंत ही कॉल काट देता है कि सिग्नल बहुत बैड है। अब सबसे पहले तो वो कहते हैं कि मेल और फीमेल आमने सामने बैठेंगे और थोड़ा टाइम एक दूसरे से बातें करेंगे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत सी गर्ल्स की नजर वहाँ के सबसे फेमस लॉयर चियान पर पड़ी हुई थी। अब कुछ गर्ल्स आती हैं बारी बारी और उससे पूछने की कोशिश करती हैं कि वो किस तरह की गर्ल्स में इंटरेस्टेड है। और चियान इतना सड़ू था कि जो लड़की उसके सामने बैठी होती थी वो हमेशा उसके ऑपोजिट क्वालिटीज बता देता था। छोटे बालों वाली को कह देता है कि मुझे लंबे और घने बाल पसंद है, जो कि कभी वो छोटे ना कराए। गोल फेस वाली को ओवल और मोटी लड़की को पतली की पहचान बता देता था अपने आइडियल को लेकर। बस इसी तरह से वो बहुत से छोटे छोटे दिल तोड़ता चला जा रहा था एक ही लाइन में। और तो और वो एक क्वेश्चन के आंसर में ये भी कह देता है कि मेरा यही सबसे बड़ा सपना है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ओवर टाइम करूं। अब अपने इसी तरह के सड़ू सड़ू से आंसर्स की वजह से वो उस पार्टी में काफी अनपॉपुलर हो गया था। और तो और उसकी शिकायत वो जून को भी लग गई थी और वो उससे कहता है कि प्लीज थोड़ा सा धीरज रखो, हमारी जूनहंग फर्म का इमेज ना खराब कर देना, इसलिए थोड़ा सा पोलाइटली बोला करो। और अब की बार चियान उससे कहता है कि सिग्नल बहुत बैड है, मुझे कोई आवाज नहीं आ रही। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी ये थी कि उन लोगों ने रोइंग कंपटीशन करना था। अब इसके लिए दो दो लोगों की टीम बनेगी। यहाँ पर याओ के साथ भी कोई लड़का आकर टीम बनाना चाहता था, लेकिन तुरंत ही चियान उसे अपने पास बुला लेता है और कहता है कि तुम मेरे साथ टीम बनाओगी।
याओ इनकार करती है कि हमें किसी और फर्म के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, लेकिन वो कहने लगता है तुम्हें अपना ईयर एंड बोनस नहीं चाहिए। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि याओ बेचारी चप्पू चला चला के अपने हाथों को थका रही थी, जबकि हमारा हीरो बिल्कुल किसी राजा की तरह सामने बैठा हुआ था। अब याओ यहाँ पर उसे फिजिकल एक्सरसाइज के गुण बताने लगती है कि इस तरह से आप बहुत मैस्कुलाइन हो जाएंगे सर, प्लीज थोड़ी सी एफर्ट आप भी लगाएं। लेकिन चियान का कहना था कि इस तरह के फजूल कंपटीशन अगर मैं हार भी जाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कौन सा कोई केस है। अब यहाँ पर याओ उसे कुछ कह भी नहीं सकती थी, लेकिन अचानक से उसके हाथ से चप्पू छूट जाता है। अब वो ये चप्पू उठाने के लिए आगे बढ़ती है, चियान को लगता है कि ये गिर जाएगी, वो तो पीछे हट जाती है। बेचारा चियान सीधा पानी में जा गिरता है। अब वो ऐसे हाथ पैर मार रहा था कि जैसे उसे स्विमिंग ना आती हो, फिर भी अपने बॉस को बचाने के लिए याओ पानी में कूद जाती है। अब उसे अपने बॉस से काफी सारी डांट भी पड़ती है और उसके बाद दिखाते हैं कि वो दोनों भीगी बिल्ली बनकर एक साइड पर बेंच पे बैठे हुए थे। याओ को लगता था कि मेरी जान बचाने के लिए बॉस ने अपनी कुर्बानी पेश की है, लेकिन उसका कहना था कि ये सपने दिन में देखना बंद करो, ऐसी कोई बात नहीं। और इसके साथ ही वो याओ को ऑर्डर देता है कि यहाँ पर करीब ही कोई होटल तलाश करो। ये सुनते ही याओ खुद को कवर करते हुए कहती है कि नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। तो चियान उससे कहने लगता है कि चाहे तुम मेरे लिए अंडरग्राउंड ही क्यों ना चली जाओ, ऐसा नहीं होने वाला जो तुम सोच रही हो, मैं कपड़े चेंज करने की बात कर रहा हूँ। जबकि उधर वो जून को दिखाते हैं, वो एक भूत बंगले में जाते हुए डर रहा था, लेकिन ये बात चैंगशी को करते हुए शर्मा भी रहा था। लेकिन चैंगशी उसकी मानने वाली नहीं थी, तो वो बेचारा भी कांपती टांगों से उसके पीछे पीछे चलने लगता है। वो एक्टिंग तो ऐसे कर रहा था कि जैसे चैंगशी की सुरक्षा करने के लिए आया है, लेकिन जब भी कोई मुसीबत देखता था तो कस के उसके हाथ पकड़ लेता था। और जब वो बेचारा उस भूत बंगले से बाहर निकला था जिंदा सलामत, तो उसकी हालत कुछ इस तरह की थी कि जैसे बहुत बड़ा शौक झील के बाहर निकला हो। अब यहाँ पर चैंगशी उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गॉसिप सुनी है, लोग कहते हैं कि तुम अपनी फीमेल क्लाइंट्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। लेकिन वो आगे से कहने लगता है कि ये सब मेरे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकॉन्सेप्शन है, और जो कुछ भी हमारे बीच उस रात को हुआ था मैं उसके लिए जिम्मेदारी लेने को भी तैयार हूँ। अब इससे पहले कि उस रात का पोल खुल और उससे पहले ही उसे चियान की कॉल आ जाती है, जो उसे कहता है कि मेल और फीमेल दोनों का एक एक सूट लेकर आओ। पास खड़ी चैंगशी भी सारा कुछ सुन रही थी, और जब वो सुनती है कि ये लड़की के कपड़े खरीदने जा रहा है तो पता नहीं क्या क्या सोचने लगती है। अब वो जून भी शौक में खड़ा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रही थी कि चियान ने ऐसा कौन सा काम किया है कि उसे लड़की के भी कपड़े चाहिए और अपने भी। तो अब वो चैंगशी से सॉरी करता हुआ वहां से निकल जाता है कि मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर दूंगा, प्लीज मेरे बारे में गलत मत सोचना। अब पहले तो याओ खुद को फ्रेश करके एक बाथरूम में बाहर निकलती है, और उसके बाद जब चियान अंदर जा रहा था तो वो उससे कहती है कि सर आप इतने शर्माते हुए जा रहे हैं, मुझे नहीं अंदाजा था कि आप जैसा बंदा इतना शर्मीला होगा। अफसोस तो उसे इस बात का था कि वो उसे इस नजर से देखता था कि जैसे वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक ठरकी लड़का हो। अब जैसे ही वूजून उस होटल कमरे के बाहर आता है तो चियान सबसे पहले तो याओ को पकड़कर वॉशरूम में बंद कर देता है और कहता है कि मैं खुद ही ये डिलीवरी लूंगा। जबकि वूजून अंदर आते ही चियान पर चिल्लाने लगता है कि तुमने उस मासूम सी याओ याओ के साथ क्या कर दिया है। और याओ भी बाहर निकल आती है। चियान का कहना था कि मेरा टेस्ट इतना भी बुरा नहीं। अब ये सुनकर तो याओ को भी अपनी इंसल्ट फील होने लगती है। वो कहती है कि इसी बिलो द स्टैंडर्ड लड़की ने ही आपकी जान बचाई है। और बस उनकी लड़ाई स्टार्ट। वूजून बहुत मुश्किल से उन दोनों को शांत कराता है और उसे पता चलता है कि वो सिर्फ पानी में गिर गए थे। अब यहाँ पर बेचारे चियान की हालत भी थोड़ी खराब थी, उसे फ्लू भी हो गया था। और फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में ना सिर्फ चियान को कोल्ड था बल्कि उसके साथ साथ ही याओ को भी ये फ्लू हो चुका था। अब शाम को वो घर में बैठी अपनी जिंजर टी एंजॉय कर रही थी अपने कोल्ड के लिए, तो ऊपर से चियान आता है, उसे भी ऑफर करा देती है। पहले तो वो इनकार करता है, फिर थोड़ी देर बाद यस बोल देता है, लेकिन तब तक वो अपनी टी खत्म कर चुकी थी। अब यहाँ पर वो दोनों बैठे भी बातें कर ही रहे थे कि इतने में घर के बाहर से किसी लड़की की आवाज आने लगती है, जो कि बार बार चियान को बुला रही थी। ये सुनते ही चियान का मूड खराब हो जाता है, कहता है कि इसे इग्नोर करो, लेकिन याओ जान जाती है कि लगता है आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है। अब याओ तो बाज आने वाली नहीं थी, वो जाती और तुरंत ही दरवाजा खोल लेती है। वो देखना चाहती थी कि ये लड़की कौन है, कैसी दिखती है। जबकि उसी टाइम पर चियान अपने एक्स को मैसेज कर देता है कि प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड को डिस्टर्ब ना करना, हम दोनों लिविंग रिलेशनशिप में हैं, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। जबकि वो लड़की जब याओ पर चिल्ला रही थी तो याओ से बार बार कहती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं है, हाउसमेट्स हैं। लेकिन वो कहने लगती है कि मुझे सारी हकीकत पता है, मुझे चियान ने खुद बता दी है। अब यहाँ पर वो गर्ल डोंग उसे यही कहने लगती है कि उसकी तुमसे शादी तो नहीं हुई ना, इसलिए अभी तक भी मौका मेरे हाथ में है, मैं एंड तक फाइट करूंगी और मैं डोंग चियान को अपने हाथ से निकलकर किसी के हाथ में नहीं जाने दूंगी। वो उसे वार्निंग देती हुई वहां से निकल जाती है, जबकि याओ बस यही सोचती रहती है कि ये क्या कहकर चली गई। अब याओ चियान से पूछने लगती है कि आपने उसे क्यों गलत मैसेज किया, मैं तो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं।
तो वो कहता है क्योंकि मुझे पता था जिस काम से मैंने तुम्हें मना किया है दरवाजा खोलने से वो तुमने जरूर खोलना है। और यहाँ पर चियान कहने लगती है कि अच्छा तो मुझे अब समझ आई कि आप इतने छोटे से घर में मेरे साथ शेयरिंग क्यों करके रहते हैं। आप इस लड़की को अवॉइड कर रहे थे लेकिन अब तो इसको यहाँ का भी पता चल गया है। लेकिन आगे से चियान कहता है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे एक क्लाइंट की बेटी है जो कि मुझे परसू कर रही थी। मैंने इसे रिजेक्ट किया पर मुझे चिपक ही गई है, जान ही नहीं छोड़ती। और चियान ये भी बताता है कि मेरा एक बहुत बड़ा विला है लेकिन यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए मैंने अपनी फर्म के करीब एक घर लिया है। याओ को लगता था कि अगर इस लड़की से बचने के लिए यहाँ पर रह रहा था तो अब तो रहने का कोई मतलब नहीं बनता, वो ये जगह का पता जान चुकी है। अब याओ को शक होने लगता है कि कोई तो वजह है कि मेरा बॉस यहाँ पर रहने को बार बार इंसिस्ट कर रहा है। अब एक दिन याओ कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही थी तो उसे पता चलता है कि अंदर एक साइकेट्रिस्ट की भी फाइल है जिसके साथ उन्होंने कुछ लेन देन में रिफंड किया हुआ था। अब इसी बारे में वो चेक करने के लिए उसको कॉल कर दिए तो पता चलता है कि एक्चुअली चियान उसी साइकेट्रिस्ट से अपने इंसोम्निया की बीमारी का इलाज करा रहा था। और वो कहता है कि अब मैं तुम्हारे बॉस का इलाज नहीं करूंगा, इसलिए मुझे दोबारा कॉल ना करना, वो मेरी इंसल्ट करके गया था। उसी टाइम पर चियान आता है और उससे कहता है कि मेरे लिए खाना बनाओ और गाना भी गाओ। और यहाँ पर उसे सारी समझ आ जाती है कि एक्चुअली मेरा यही खाना बनाना और गाना इसके लिए लोरी का काम करता है, मैं इसके लिए एक हाइप्नोटिक ड्रग बन चुकी हूँ। और ये बात उसे आज कंफर्म भी हो जाती है। जब खाना बनाकर वो कमरे में पहुंचती है तो वो सो चुका था, हमेशा से ऐसे ही होता था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग चियान उठता है और किसी बात को लेकर उस पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन याओ आज बहुत चिल मूड में थी क्योंकि ऑफ कोर्स उसे अपने बॉस का वो डार्क सीक्रेट पता चल चुका था जो कि वो काफी दिनों से जानना चाहती थी। अब ऑफिस में भी कुछ लोग गॉसिप्स कर रहे थे और एक तो याओ के पास आकर कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ दिनों से हमारे बॉस काफी बदले बदले से हैं। और एक दो दफा तो वो एक मीटिंग के लिए भी लेट हो गए थे, इतनी गहरी नींद तो वो पहले कभी भी नहीं सोए थे। ये सब सुनने के बाद याओ बस एक मिस्टीरियस स्माइल दे देती है। अब उसके बाद हमें दिखाते हैं कि आज चियान से मिलने के लिए कोई आता है और वो उसी सेलिब्रिटी का हस्बैंड था जिसका नाम मिस्टर शू था। वो अपने लॉयर के साथ वहाँ पर आया था उनसे सेटलमेंट पर डिस्कशन करने के लिए। वो कहता है कि मैं उसे पूरी पूरी एलिमनी देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि हम लोग न्यूज में आए और उस वजह से सेलिब्रिटी बाय का इमेज खराब हो। अब जो कुछ वो अपनी वाइफ को ऑफर कर रहा था उस लेटर में लिखा हुआ था। जैसे ही चियान वो लेटर देखता है वो कहता है कि है तो ये सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन फिर भी हम ये एक्सेप्ट नहीं करने वाले। जबकि मिस्टर शू की ये डिमांड थी कि उनका ये इशू कोर्ट में जाए बगैर ही बाहर ही सॉल्व हो जाए। अब नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। Thank you for watching. Bye bye.